नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम NCERT क्लास 9th का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान विषय भूगोल ज्योग्राफी अध्याय नंबर चैप्टर नंबर 6 जनसंख्या इसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण और संरचना में परिवर्तन लाता है? तो दोस्तों, किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण और संरचना में परिवर्तन लाता है? तो उसका आंसर है ए, प्रवास प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में आबादी की संख्या वितरण और संरचना में परिवर्तन लाता है। ठीक है, यानी कि इसका ए प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात किसका परिणाम है? उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जीवन दर। तो दोस्तों, किस बात का है? तो वह है नंबर बी, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात उच्च जन्म दर का परिणाम है। काय का है? उच्च जन्म दर का। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा कारक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? कौन सा कारक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? तो दोस्तों, कौन सा दर्शाता है? तो वह है सी नंबर का, प्रत्येक वर्ष लोगों की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि यानी जनसंख्या वृद्धि दर। कौन दर्शाता है? जनसंख्या वृद्धि दर। नेक्स्ट है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है जो अपने नाम को पढ़ लिख सकता है, जो किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकता है, या फिर जिसकी उम्र 7 वर्ष तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है, जो पढ़ना लिखना एवं अंक गणित तीनों जानता है। तो इसमें आएगा बी ऑप्शन है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है जिसकी उम्र 7 वर्ष तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है, उसको साक्षर व्यक्ति माना गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घट रही है? 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घट रही है? 1981 से जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, इसी कारण जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है। इसका एक अन्य कारण शिक्षा का प्रसार तथा महिला जागरूकता भी है। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें। उत्तर है, जनसंख्या वृद्धि के 3 महत्वपूर्ण घटक है। एक जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये 3 प्रमुख घटक हैं। जैसे जन्म दर में देखेंगे दोस्तों हम, तो जन्म दर एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। यानी कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। जन्म दर जितनी अधिक होगी, जनसंख्या में उतनी वृद्धि उतनी तेजी से होगी। नंबर 2 है मृत्यु दर। दोस्तों, दूसरा नंबर है मृत्यु दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। यदि मृत्यु दर जन्म दर से अधिक होगी तो जनसंख्या में कमी आएगी, विपरीत स्थिति में जनसंख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों प्रवास। तो प्रवास में हम देखते हैं, प्रवास का अर्थ है लोगों द्वारा एक प्रदेश से किसी दूसरे प्रदेश में चले जाना। इससे उस प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि होती है।
जहां लोग जाते हैं। भारत में नगरों की बढ़ती जनसंख्या का एक बड़ा कारण ग्रामीण का प्रवास है, यानी ग्रामीणों का प्रवास है। यानी नगरों की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ग्रामीण जो होते हैं वो ग्रामीण इलाके छोड़कर शहरों में जा रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आयु संरचना, जन्म दर एवं मृत्यु दर को परिभाषित करें। आयु संरचना, तो दोस्तों हम देखेंगे उत्तर आयु संरचना। आयु संरचना से अभिप्राय जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों में बांटने से है। भारत की जनसंख्या को मुख्य रूप से 3 आयु वर्गों में बांटा गया है। भारत की जनसंख्या को मुख्य रूप से 3 आयु वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वो देखेंगे हम दोस्तों। नंबर 1 है 14 वर्ष से 0 से 14 वर्ष के बच्चे। 0 से 14 वर्ष के बच्चे ये आर्थिक रूप में उत्पादनशील नहीं होते हैं तथा इनको भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। 0 से 14 वर्ष वाले बच्चों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। फिर आता है दोस्तों नंबर 2 है 15 से 59 की उम्र तक वयस्क, यानी 15 से 59 की उम्र तक वयस्क ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। फिर आता है तीसरा दोस्तों 59 वर्ष से अधिक। 59 वर्ष से अधिक तो वो आते हैं दोस्तों वृद्ध। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। फिर आता है जन्म दर। क्या था दोस्तों? जन्म दर। जन्म दर 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के अनुपात में जितने जीवित बच्चे जन्म लेते हैं उनकी संख्या को जन्म दर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे मृत्यु दर। तो मृत्यु दर में भी मृत्यु दर 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे जितने व्यक्तियों की मृत्यु होती है उसे मृत्यु दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों हम देखेंगे जनसंख्या, उत्तर देखेंगे जनसंख्या वृद्धि से अभिप्राय किसी प्रदेश में लोगों की संख्या बढ़ने से है। यह जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर पर निर्भर करती है। इसके विपरीत जनसंख्या परिवर्तन का अर्थ है जनसंख्या के स्वरूप में परिवर्तन। इसके विपरीत जनसंख्या के स्वरूप में परिवर्तन। यह जन्म दर तथा मृत्यु दर के साथ साथ प्रवास पर भी निर्भर करता है। इस प्रक्रिया में जनसंख्या के वितरण तथा व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम व्यावसायिक संरचना और विकास के बीच का संबंध। व्यावसायिक संरचना और विकास के बीच क्या संबंध है? तो दोस्तों हम देखेंगे इसके बीच क्या संबंध है। तो उत्तर देखेंगे व्यावसायिक संरचना और विकास में आपसी संबंध व्यावसायिक संरचना का विकास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यवसाय प्रायः 4 प्रकार के गिने जाते हैं। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थी। दोस्तों प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थी यानी प्राथमिक व्यवसाय में कृषि, पशुपालन, खनन, लकड़ी काटना, मत्स्य ग्रहण आदि आ जाते हैं। दोस्तों जो प्राथमिक व्यवसाय है उसमें कृषि, पशुपालन, खनन, लकड़ी काटना, मत्स्य ग्रहण आदि आ जाते हैं, मछली पालना। द्वितीयक व्यवसाय जो होता है दोस्तों वो होता है सभी प्रकार के निर्माण संबंधी व्यवसाय, जैसे चीनी बनाना, कागज बनाना, कपड़ा बनाना आदि व्यवसाय द्वितीयक व्यवसायों में आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों तृतीयक व्यवसाय। तो तृतीयक व्यवसायों में
देखेंगे हम, तो यातायात, संचार, बैंक आदि व्यवसाय आ जाते हैं। यानी कि तृतीयक व्यवसाय में संचार के साधन, यातायात, बैंक आदि सभी व्यवसाय आ जाते हैं। नेक्स्ट है जबकि चतुर्थ श्रेणी के व्यवसायों में कुछ विशेष, जो चतुर्थ श्रेणी के व्यवसाय होते हैं उसमें कुछ विशेष ज्ञान संबंधी व्यवसाय आ जाते हैं। जो देश प्रायः प्राथमिक या द्वितीयक व्यवसायों में लगे होते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि, उन्हें विकासशील देश कहा जाता है। जबकि यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देश जो तृतीय या चतुर्थी व्यवसायों में लगे होते हैं उन्हें विकसित देश कहा जाता है। दोस्तों, जो देश प्रथम और द्वितीयक व्यवसायों में लगे होते हैं उनको विकासशील देश की श्रेणियों में रखा जाता है, और जो तृतीय और चतुर्थ व्यवसायों की श्रेणी में है उनको विकसित देश कहा जाता है। फिर आता है नंबर 5 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है, स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी, यानी कि स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी। तो उत्तर देखेंगे दोस्तों, स्वस्थ जनसंख्या किसी भी देश के लिए एक बड़ा वरदान होती है। ऐसी जनसंख्या अनेक प्रकार से बड़ी लाभकारी सिद्ध होती है, क्योंकि यदि जनसंख्या स्वस्थ होगी तो देश कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ता जाएगा। यदि जनसंख्या स्वस्थ होगी तो देश कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ता जाएगा। नंबर 2 है, यदि जनसंख्या स्वस्थ होती है तो देश का वर्तमान और भविष्य दोनों सुरक्षित है। यदि जनसंख्या स्वस्थ होती है तो देश का वर्तमान और भविष्य दोनों सुरक्षित है। नंबर 3 है, एक स्वस्थ जनसंख्या खेलों के क्षेत्र में भी अपने देश का नाम रोशन कर सकती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो आंसर देखेंगे, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न है। इसमें परिवारों के नियोजन पर जोर दिया ताकि सदस्यों के स्वास्थ्य और विकास में वृद्धि हो सके। इसमें नंबर 1 है, इसमें परिवारों के नियोजन पर जोर दिया गया ताकि सदस्यों के स्वास्थ्य और विकास में वृद्धि हो सके। नंबर 2 है, 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। नंबर 2 है, 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी। नंबर 3 है, इसमें कहा गया कि बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाकर इसे 3% पर ले आना होगा या 1000 के पीछे 30। नंबर 4 है, फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए बच्चों को टीका लगाने के कार्य को पूरा किया जाएगा। नंबर 4, फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए बच्चों को टीका लगाने के कार्य को पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1990 के दशक में भारत की वार्षिक वृद्धि दर क्या थी। 1990 के दशक में भारत की वार्षिक वृद्धि दर क्या थी। तो उत्तर देखेंगे, 1990 के दशक में भारत की वार्षिक वृद्धि दर 1.93% थी। 1.93% थी। नंबर 2 है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का लिंग अनुपात था। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का लिंग अनुपात था। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 1000 पुरुषों के पीछे 940 स्त्रियां था। यानी कि 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा वर्ष जनसंख्या के इतिहास में एक विभाजक माना जाता है। भारत में कौन सा वर्ष जनसंख्या के इतिहास में एक विभाजक माना जाता है। भारत में 1921 का वर्ष, यानी 1921 जो वर्ष था जनसंख्या के इतिहास में एक विभाजक माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में 2011 की जनसंख्या के अनुसार जन्म दर जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितनी हो गई।
प्रतिशत बढ़कर कितनी हो गई? तो भारत में 2011 की जनसंख्या के अनुसार जन्म दर जीवन प्रत्याशा बढ़कर प्रतिशत बढ़कर 64.7 वर्ष हो गई। भारत की 2011 की जनसंख्या के अनुसार जन्म दर जीवन प्रतिशत बढ़कर कितनी हो गई? तो 64.7 वर्ष हो गई। क्षेत्रफल के विचार से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इन्हें क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान।